तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका का पाठ 12 वाष्पन एवं संघनन इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न में दिया है, आपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर वाष्पीकरण होते हुए देखा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गीले कपड़ों का सूखना, पसीने का वाष्पित होना, सड़कों या गड्ढों से पानी सूखना, तालाब, पोखरों या फसल का सिंचित पानी। ठीक है, इन ऐसे स्थानों पर हमने अपने दैनिक जीवन में वाष्पीकरण होते हुए देखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अमन अपने तौलिए को जल्दी सुखाना चाहता है, तो उसे निम्नदर्शित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो देखिए, अमन, इसमें कई दृश्य हमको दिए गए हैं, तो हमको ये ज्ञात करना है कि इन निम्नलिखित दर्शित में से कौन सा तरीका जल्दी सूखने के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर तौलिए को फोल्ड करके डाला गया है। तौलिए को सुखाने के लिए चौड़ाई में मोड़कर तार पर डालें, ये तरीका। तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में मोड़कर तार पर डालें, ये तरीका उचित रहेगा। तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में बिना मोड़े तार पर डालें, या तौलिए को सुखाने के लिए टेबल पर फैलाकर डालें। तो देखिए, सबसे उचित तरीका ये रहेगा, बिना मोड़े तौलिए को लंबाई में तार पर डाल दें। ठीक है, तो सबसे उचित तरीका ये रहेगा। यहाँ आप राइट का टिक लगा दीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए कि किस कंटेनर में जल जल्दी वाष्पित होगा। सभी पात्रों में जल की मात्रा समान है। तो देखिए, कुछ कंटेनर हमें दिए गए हैं, सभी में जल की मात्रा समान है। हमें ये बताना है कि किस कंटेनर में जल जल्दी वाष्पित होगा। तो देखिए, कंटेनर ए में, कक्ष 1 में कंटेनर ए रखा है सामान्य तापमान में। कंटेनर बी, ये कक्ष 2 में रखा हुआ है सामान्य तापमान में। इसकी सतह चौड़ी है और बी की सतह कुछ उसकी जितना चौड़ी नहीं है। कंटेनर सी, ये कक्ष 3 में रखा है, यहाँ पर पंखा चल रहा है। और कक्ष 4 सामान्य तापमान परंतु पात्र ढका हुआ है। तो देखिए, सबसे जल्दी जल कक्ष 3 में वाष्पित होगा, क्योंकि यहाँ पर पंखा चल रहा है, ताप भी है और ताप के साथ साथ हवा भी है। तो यहाँ पर सबसे जल्दी जल वाष्पित होगा। ठीक है, तो आप कक्ष 3 पर राइट का टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है, नीचे दिए गए चित्र में से एक तौलिए को विभिन्न परिस्थितियों में सुखाया जा रहा है। बताइए कि तौलिया को किस परिस्थिति में जल्दी सुखाया जा सकता है। सभी परिस्थिति में तौलिए समान इस रूप से गीले हैं। तो देखिए, एक परिस्थिति है जहाँ पे धूप निकली है, एक परिस्थिति में धूप और हवा दोनों उपस्थित हैं, एक परिस्थिति में बादल हैं, बादल का मौसम है, और एक परिस्थिति में बरसात हो रही है। तो देखिए, जहाँ धूप और हवा होगी वहाँ सबसे जल्दी तौलिया सूख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट का टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, वाष्पन एवं संघनन। इसमें प्रश्न 1 दिया है, नीचे दिए गए कंटेनर में PQRS का चित्र दिखाया गया है जिसमें समान मात्रा में पानी है। तो कौन सा कंटेनर सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा। चारों कंटेनर को एक साथ धूप में रखा गया है। तो देखिए, कौन सा कंटेनर, देखिए ये वाला कंटेनर सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मुंह है वो बहुत ही संकरा है, बाकी के मुकाबले इसका मुंह बहुत संकरा है। तो सबसे कम जल, धीमी गति से जल इस कंटेनर से वाष्पित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे एक गीला टी शर्ट दिया गया है जो धूप में सुखाने के लिए डोरी में सीधा फैलाया गया है। टी शर्ट के कुछ हिस्सों में ABCD लिखकर निशान बनाए गए हैं। तो आप बताइए कि टी शर्ट का ABC और D हिस्सों में कौन सा हिस्सा कौन सा हिस्सा सुखाने में ज़्यादा समय लगेगा और क्यों। तो देखिए, इसका D वाला हिस्सा सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा, तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, D हिस्सा सुखाने में सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा और नीचे का भाग बाद में सूखेगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है और क्यों? लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही नमी अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पन एवं संघनन, इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है। अजय एक प्रयोग के लिए केतली में पानी को उबालता है और एक एल्यूमिनियम की थाली को केतली के मुंह के पास रखता है। 5 मिनट के बाद एल्यूमिनियम की थाली की नीचे की सतह पर क्या दिखाई देगा? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें देखने को मिलेगी, उपरोक्त में से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका सही उत्तर होगा पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमें प्रश्न नंबर 2। इसमें हमसे पूछ रहा है, कभी कभी सुबह सुबह हमें पेड़ों या पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दिन के समय पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है। रात के समय जब हवा ठंडी होती है और पत्तियां भी ठंडी हो जाती है तो हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडी पत्तियों से टकराकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें पेड़ या पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वाष्पन एवं संघनन, संघनन की क्रिया कब होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन हमें दिया, तरल पदार्थ गैस में बदलना, ठंडा करने पर गैस पदार्थ तरल में बदलना, ठोस पदार्थ तरल में बदलता है, या ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ठंडा करने पर गैस पदार्थ तरल में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। शीला फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालकर टेबल पर रख देती है, तो बताइए कुछ समय बाद शीला को उस बोतल पर क्या दिखाई देगा तथा उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। जब वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी बोतल की सतह के संपर्क में आती है तो पुनः पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देगी। इसे संघनन कहते हैं। इसका खा में दिया है, शीला ने जो भी देखा है ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऐसा संघनन के कारण होता है वायुमंडल की जलवाष्प जब ठंडी होती है तब इस क्रिया को संघनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, वाष्पीकरण एवं संघनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक तरफ वाष्पीकरण का कॉलम दिया है, एक तरफ संघनन का कॉलम दिया है। तो वाष्पीकरण में हम लिखेंगे, वाष्पीकरण में द्रव गैस यानी कि वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण में द्रव जो है गैस में बदल जाता है, जैसे पानी का भाप बनना। संघनन में हम लिखेंगे, संघनन में गैस वाष्प वापस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, संघनन में गैस वापस द्रव में बदल जाती है। उदाहरण, वाष्पीकरण का यदि उदाहरण लें तो धूप में गीले कपड़े सूखना, झीलों का से पानी का भाप बनना। और यदि इसका उदाहरण लें हम तो हवा का ठंडा होने पर बादलों का ओस बनना, जैसे भाप का वापस पानी की बूंदों में बदलना। ठीक है, ये संघनन होता है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पन एवं संघनन, नीचे दिए गए जल चक्र में सही शब्द को चुनकर सही बॉक्स में भरिए। तो देखिए हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें सही बॉक्स में इन शब्दों को भरना है। जैसे कि क्या है हमारा सूरज, ये बादल है, ये वर्षा हो रही है, यहाँ पर क्या है हमारा समुद्र है, ये वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण से फिर संघनन और उसके बाद ये वर्षा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, क्या आपको लगता है कि अचानक लगता है कि जल चक्र में सूर्य आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जल चक्र में सूर्य आवश्यक है क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही
पृथ्वी के जल को वाष्पित करती है, जिससे जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है और बादलों के रूप में संघनित होकर वर्षा के रूप में संघनित होकर वापस पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में जल चक्र के चरणों को दर्शाया गया है। तो इसमें हमें जो सही चक्र है उसको हमें बताना है। तो देखिए, जो सही चक्र हमारा होगा, यदि Q जल चक्र का पहला चरण है तो जल चक्र के सही क्रम में निशान लगाइए। तो देखिए Q हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण Q, उसके बाद क्या होता है S के बाद, यानी कि इसके बाद ये होता है बादल बनते हैं S, उसके बाद P वर्षा होती है, और फिर अंत में R, वर्षा होने के बाद ये पानी नदी नालों में बहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि अगर जल चक्र नहीं होता तो रात में संघनन के द्वारा ओस नहीं पड़ती और बादल बनकर पानी में बरसात, जल का शुद्धिकरण न हो पाता, जल का वितरण न हो पाता और भीगी चीज़ों को सुखाया भी नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट की वीडियो के साथ हम जल्द आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्द ही मिलते हैं।